क्वेश्चन 14 नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? और अगर किसी अपराधी यानी कि अक्यूज ने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में कितने दिन तक रखा जाएगा, रखा भी जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये अपना सवाल है। तो इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे, कस्टडी कौन सी होती है जुडिशियल या फिर दूसरी कस्टडी कौन सी होती है, और उसको बेल कब मिलेगी, मतलब अपना सवाल बेल के ऊपर है। तो अगर आप में से किसी का सवाल हो तो मैं पहले क्लियर कर दूं। आप BNS 2023 पढ़ रहे हैं, इसमें वो केसेस देखें आप जो नॉर्मल केसेस है, चोरी डकैती के, मर्डर वगैरह के, रॉबरी के, ये केसेस टाडा हो गया अपना, ठीक है, पोटा हो गया। ये क्या होती है? ये टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए होते हैं। इनका प्रोसीजर अलग है, इनकी प्रोसीडिंग सारी अलग है। कितने दिन तक उसको कस्टडी में रखना है, उसको कभी जमानत देनी है नहीं देनी, वो अलग प्रावधान है। अब BNS के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 5-7 मर्डर किए हो जिन्हें, छोटे मोटे क्राइम किए हो, तो आप BNSS में उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सीरियस नेचर के केस की बात नहीं हो रही। तो मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊँगा, वो आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। वो इस सवाल में भी काम आएगा और BNSS के सारे ही सवालों में वो रिलेट करेगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं एक इंसिडेंट हुआ, चोरी, ठीक है। आपके घर चोरी होगी, चोरी के लिए क्या सजा है? आपने उठाई BNS 2023, चोरी के लिए सजा है 3 साल अगर कोई फर्स्ट टाइम चोरी करे तो आप जाएंगे पुलिस के पास, पुलिस के पास गई, FIR लिखवाई। पुलिस ने क्या काम किया? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछेगी पुलिस कि भाई आप कौन हो, आपका नाम पता क्या है, क्या सामान चोरी हुआ है, किस टाइम चोरी हुआ है, आपको किसके ऊपर शक है, ये सब चीज़ें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट या फिर चार्जशीट, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर दी, उसको बोलते हैं चार्जशीट। उसके बाद इसने चार्जशीट पेश कर दी कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने करवाई इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी में क्या होगा? फैक्ट वगैरह चेक करेगा जज कि फैक्ट वगैरह सही है, आप अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट लगवाएगा कि इसकी थोड़ी दोबारा जाँच करो, ठीक है। दोबारा जाँच करने के बाद ये पता लगता है कि किसी साहिल नाम के बंदे ने चोरी करी है, ठीक है। फिक्स हो गया कि साहिल ने चोरी करी है, तो उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साहिल ने इनके घर पे चोरी करी, इस टाइम पे चोरी करी, तो पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जज है वो क्या करेगा? चार्ज फ्रेम कर देगा, मतलब उसके ऊपर चार्ज लगा देगा। चार्ज फ्रेम करने का मतलब ये होता है कि अक्यूज़ को, यहाँ पे मतलब साहिल है, साहिल को ये बताना कि तेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा है एग्जैक्टली। ये जो बोल रहे हैं वो नहीं है, ये तो कुछ भी बोल देंगे, चोरी के साथ ये भी बोल देंगे कि तूने तोड़ फोड़ भी करी है, तूने घर में आग भी लगा दी, कुछ भी बोल देंगे। बट चार्ज इस पर जो लगा है, एक्चुअली जो चार्ज इसके ऊपर बनता है वो बताएंगे इसको कि साहिल तेरे ऊपर ये चार्ज लगा है कि तूने चोरी करी है। साहिल बोलेगा सर पर ये तो बोल रहे थे कि इल्ज़ाम आग वगैरह भी लगाई है मैंने, ये तो वो छोड़ो, वो हमने इंक्वायरी करवा ली, उसमें पता लग गया कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया, तूने करी सिर्फ चोरी का इल्ज़ाम लगा तेरे ऊपर, अब तो अपने गवाह वगैरह ले आ, तो ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। यहाँ पे हुई चोरी, पुलिस ने करी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, और उस पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट कर दी तो मैजिस्ट्रेट ने या फिर जज ने इंक्वायरी कंडक्ट करवा दी। इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के बाद पता लगा कि हाँ ये फैक्ट ठीक है, चोरी करी है, साहिल ने करी होएगी, तो साहिल के ऊपर अपने चार्ज लगा दिया। और उसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद यहाँ पे चार्ज फ्रेम हो गए, ये हो गया ट्रायल स्टार्ट। अब ट्रायल का क्या मतलब होता है? ट्रायल की जब भी बात आएगी तो ट्रायल में 3 चीज़ें याद रखना। एक तो जब जज जो है या फिर मैजिस्ट्रेट है अपनी चेयर पे बैठा होता है, प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन मतलब जो विक्टिम पक्ष है वो अपने गवाह लेके खड़ा होता है, ठीक है। और जो अक्यूज़ है, जो अपराधी है, वो कटघरे के अंदर खड़ा होता है। कटघरा इंग्लिश में क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ट्रायल स्टार्ट हो गया और लास्ट में जब ट्रायल ख़त्म होएगा तो उसमें जजमेंट आ जाती है। जजमेंट में इसको या तो बरी कर देंगे, बरी मतलब एक्विट कर देंगे, या कन्विक्ट कर देंगे,
मतलब एक्विट यानी कि बरी, कन्विक्ट मतलब सज़ा। तो ये चार्ट बना लो अपनी कॉपीज़ के अंदर। एक बात याद रखना, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करती है और इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट करवाता है। अब वो किसी से भी करवा सकता है, वो इस पुलिस ऑफिसर से करवा ले या किसी और बंदे को बोल दे, मुझे बोल दे, आपको बोल दे, किसी को भी बोल सकता है कि इंक्वायरी करके लेके आओ। चोरी हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करी, पुलिस की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने या फिर जज ने इंक्वायरी कंडक्ट करवाई। इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के बाद पुलिस इसको मैजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ ये फैक्ट है जो सही है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज फ्रेम कर देता है मैजिस्ट्रेट। चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल में जो दोनों पक्ष है, प्रोसिक्यूशन है और जो अक्यूज़ है, वो अपने अपने गवाह वगैरह लेके आता है, गवाह हो गया, एविडेंस हो गया, लेके आता है और लास्ट में जज जो है वो अपनी जजमेंट दे देता है, जिसके अंदर या तो बरी कर देता है या फिर कन्विक्ट कर देता है। ठीक है, ये चार्ट बना लो, ये अपने काम आएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और इसमें लाइफ सेंटेंस मिला किसी को तो उसमें से पढ़ लिया होगा आपने। तो पहली बात तो ऑफेंस होते हैं दो तरीके के, बेलेबल और नॉन बेलेबल। इनकी डेफिनेशन दे रखी है अपने को सेक्शन 2 दिख रहा है क्या, सबसेक्शन 1 क्लोज सी के अंदर। इसके अंदर लिखा है कि बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जो या तो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल लिखे हुए हैं या फिर किसी लॉ के अंदर लिखा है कि ये ऑफेंस बेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, अपनी BNSS की बुक जो ख़त्म होती है इसके लास्ट में एक टेबल सा बना रखा है, उसके अंदर बता रखा है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है। तो इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के अंदर क्या लिख रखा है कि ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल है और जो ऑफेंस इनके अंदर नहीं आते वो सारे नॉन बेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन बेलेबल की डेफिनेशन अलग से नहीं दे रखी, बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर ही नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन को डाल दिया गया है। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? पहले ये बताया कि बेलेबल ऑफेंस आर क्राइम्स ऑफ जनरल नेचर एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू बी राइट ऑफ अक्यूज टू रिलीज ऑन बेल इन दैम, वेयर एज नॉन बेलेबल ऑफेंस आर क्राइम ऑफ सीरियस नेचर एंड कैन नॉट क्लेम द राइट। मतलब क्या है कि बेलेबल ऑफेंस में तो अक्यूज का राइट बन जाता है कि अगर उसको पकड़ लिया है पुलिस ने तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका राइट है बेल लेने का। पर नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है सीरियस नेचर के होते हैं, उसमें अक्यूज का राइट नहीं बनता। तो उसमें क्या है, कोर्ट देखता है कि इसको छोड़ा जाना चाहिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है, उनको फॉलो करते हुए कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको जमानत देनी है या जमानत नहीं देनी। तो बेलेबल ऑफेंसेस के प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 478 के अंदर दे रखे हैं और नॉन बेलेबल के कहाँ हैं, 480 में है, 80 और 483 के अंदर दे रखे हैं। ठीक से, इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रोविजंस वगैरह बता रखे हैं। 480 में बता रखे हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है कि जिसके अंदर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको पकड़ के रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कंडीशन बता रखी है कि इसमें जो अक्यूज़ है उसका राइट नहीं बनता बेल लेने का। ठीक है, जज डिसाइड करता है कि इसको जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसका प्रोविज़न कहाँ दे रखे हैं, 480 सेक्शन के अंदर दे रखे हैं। उसके बाद अपने पास केस आ जाता है प्रसाद, ये जो माफ़ करना मुझे, ये जो लिखा हुआ है लूटिनेंट जनरल है या फिर पता नहीं क्या है, ये केस है। इसमें बताया कि बंदे को सिर्फ इस बात की वजह से ज़मानत नहीं दे देंगे कि उसके साथ कम्युनिटी के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, मतलब कि वो बंदा लोकप्रिय है, भाई वो जेल में चला जाएगा तो लोगों की भावना को ठेस पहुंचेगी, तो सिर्फ इस बेस पे आप उसको ज़मानत नहीं दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे व्हेन बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड, सेक्शन 480 के सब सेक्शन 1 में ये बताया है कि कब किन केसेस में आप बेल को ग्रांट नहीं करेंगे। तो वो कौन से केस है जिनमें आप बेल को ग्रांट नहीं करेंगे। तो पहला तो है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है, मतलब कि फांसी की सज़ा है या फिर लाइफ सेंटेंस है, तो उसको आप जमानत नहीं देंगे। दूसरा क्या है, आप उस बंदे को जमानत नहीं देंगे वही जिसने कोई
पहले कोई ऐसा क्राइम किया था, उसको सज़ा मिल गई, ऐसी सज़ा मिल गई, डेथ की सज़ा मिली हुई है या फिर लाइफ सेंटेंस मिली हुई है, या फिर उसको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली हुई है, या फिर उसको 3 साल की सज़ा मिली हुई है 2 बार से ज़्यादा। ठीक है, याद रखना कि उसको ज़मानत कब नहीं देंगे, या तो उसने ऐसा क्राइम किया कि जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ सेंटेंस है। ठीक है, या फिर उसने पहले कोई अपराध किया था जिसके लिए उसको डेथ की सज़ा मिली हुई है, या फिर उसको लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है, आजीवन कारावास मिला हुआ है, या फिर उसको 7 साल की सज़ा मिली हुई है 1 बार, या फिर उसने कोई ऐसा क्राइम किया जिसके लिए उसको 2 बार कोई ऐसा क्राइम किया जिसके लिए उसको 3 साल की सज़ा मिली हुई है। ठीक है, या तो 7 साल की सज़ा 1 बार मिली हो, या फिर 3 साल की सज़ा 2 बार मिली हुई हो, तो आप उसको ज़मानत पर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इसकी एक्सेप्शंस आ जाती है, अपवाद आ जाते हैं। अपवाद में क्या बोला है कि इसमें एक करेक्शन करनी पड़ेगी आपको। करेक्शन क्या है कि इसमें ये बता रखे 2-3 बंदे आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। किनको अरेस्ट नहीं करेंगे, इसमें लिखा है वेयर द अक्यूज इज पर्सन बिलो 16 ईयर ऑफ एज। ये जो था अपने CRPC के अंदर प्रोविजन था, अब 16 ईयर ऑफ एज की जगह यहाँ पे चाइल्ड लिख दिया। जो भी बच्चा है उसको अपा उस जमानत दे देंगे। ठीक है, चाहे उसने कुछ भी किया हो उसको अपा जमानत दे देंगे। अब ये चाइल्ड वर्ड जो है इसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है जो अपना BNS है 2023, इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज 3 जो है उसके अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है। उसके अंदर लिखा है कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो आप उसको चाइल्ड मानेंगे। ठीक है, तो ये बात नोट कर लेना। दूसरा आपा किसको जमानत दे सकते हैं, कोई नारी है वो मैंने उसको आपा जमानत दे देंगे, या फिर कोई पर्सन जो है ये सज़ा मिल सकती है जिसको और वो बीमार है या फिर वो काफ़ी कमज़ोर है तो आप उसको जमानत दे देंगे। ठीक है, अब ये केसेस है जिसके अंदर आप उसको जमानत दे देंगे। उसके बाद आ जाता है not only this person convicted earlier can also be released on bail by the magistrate if he consider justified and proper to do so for any special reason। अगर ये सज़ा ऐसा ऑफेंस किया जिसमें ये सज़ा मिले, पर्सन ठीक है, ना तो बच्चा है, ना वो नारी है, ना वो बीमार है, तो भी आप उसको ज़मानत दे देंगे। कब दे देंगे, जब मैजिस्ट्रेट को लगे कि इसको ज़मानत दे दी जानी चाहिए। ठीक है, उसकी शादी होगी, उसकी किसी और की शादी होगी, मैजिस्ट्रेट देखेगा कि इसको ज़मानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसी सेक्शन में आगे ये बोला है कि उसकी ज़मानत को सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं कर देंगे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन बाकी है। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं उसको, शिनाख्त। भाई जो विक्टिम पक्ष है वो इसको पहचानेगा आके, तो इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। ये कोई ग्राउंड नहीं है इसकी ज़मानत रद्द करने का। ठीक है, इसको अगर पहचानना था, शिनाख्त करनी थी तो पहले आगे पहचान लेते। अब इसकी ज़मानत की बारी आ गई तो सिर्फ शिनाख्त की वजह से इसकी ज़मानत को आप रद्द नहीं करेंगे। ठीक है, कंडीशंस है। कंडीशंस क्या आई है इसके अंदर, सेक्शन 480 क्लोज 3 के अंदर कंडीशंस बता रखे कि किन कंडीशंस के अंदर आप जमानत देंगे। ठीक है, बंदे ने कोई अपराध किया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, या फिर चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 ऑफ, इसमें लिखा है इंडियन जस्टिस कोड 2023, ये गलत है। यहाँ पे BNS आएगा, भारतीय न्याय संहिता आएगा, तो इसको आप ट्रांसलेट करके नहीं लिख सकते। ये BNS अपने इसका कानून का नाम है, इसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम रविंदर है, ये दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए ये रविंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सूर्य होता है, आदित्य पर्यायवाची, इसका जितने भी पर्यायवाची है, पर्यायवाची को आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, ट्रांसलेशन को यूज़ करेंगे। मेरा नाम रविंदर है, हर भाषा में रविंदर लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी इंडियन जस्टिस कोड लिखना गलत है, BNS ही लिखा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता ही लिखा जाएगा। तो इनके चैप्टर 6, 7 और 70 का अपराध किया उसने, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है। अब चैप्टर 6, 7 और 17 कौन सा है? चैप्टर 6 के अंदर क्या करता है, कोई पर्सन है किसी और पर्सन के बॉडी के खिलाफ कोई ऑफेंस करता है, सिर फोड़ दिया उसका, ठीक है, उसका हाथ वगैरह काट दिया, उसका कत्ल कर दिया, तो चैप्टर 6 हो गया ये। चैप्टर 7 हो गया कि
सरकार के खिलाफ कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, कोई चोरी वगैरह कर ली कि सरकार के खजाने में से, इस तरीके के ऑफेंस आ गए। उसके बाद आ गया चैप्टर 17। चैप्टर 17 में आ गया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मतलब कि सड़क पे खड्डा खोद दिया, इस तरीके की चीज़ें आ गई, ठीक है। अब कंडीशंस की बात हो रही है कि वो क्या कंडीशंस है जो आप जमानत दे रहे हैं अगले को, तो उस बंदे को फॉलो करनी पड़ेगी। 3 कंडीशंस है इसमें। 3 क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि जब भी उसको बुलाएंगे वो तारीख पे आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वो सेम तरीके का ऑफेंस दोबारा नहीं करेगा। मान के चलो कि चोरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको इस कंडीशन में छोड़ेंगे कि तो दोबारा चोरी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि तो बाहर निकल के जो भी बाहर गवाह वगैरह है तो उनको तंग नहीं करेगा, उनको कोई लालच वगैरह दे के उनको गवाही देने से तो वो नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद एक और करेक्शन करनी है आगे, ये लिखा है जो बिफोर द कंक्लूजन, इसके आगे पहले तो ये लिख लो, ये सेक्शन 481 है। 480 पीछे पूरा हो गया एक बार के लिए, ये 481 है। इसमें बताया कि जब भी उसको छोड़ रहे हैं आप बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ अपील वगैरह, अगर उसको जब भी जमानत पर छोड़ रहे हैं तो उससे आप वो लेंगे जमानत के कागज़ वगैरह लेंगे। और वो आप क्यों लेंगे? ताकि अगर उसकी केस की अपील लगती है, अपील लगेगी तो उसके लिए उस कोर्ट में पेश होने के लिए तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए। आप यहाँ से बरी कर दें लोअर कोर्ट में से, आगे वो अपील लेके चला जाए और वहाँ पे वो पेश ही ना हो, तो उसको कैसे पेश करेंगे? तो उसके लिए उसको अपने जमानत के कागज़ सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो इसमें एक चीज़ लिखी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ लिख लो हायर कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय, हायर। वैसे उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट होता है, बट यहाँ पे हायर कोर्ट की बात हो रही है। मान के चलो सेशन कोर्ट में नहीं, जुडिशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस चल रहा है, तो यहाँ पे फारिग होने वाला है, बट इसके लिए अपील लग सकती है। अपील कहाँ लगेगी? सेशन कोर्ट में लगेगी। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सेशन कोर्ट के लिए जमानत के कागज़ ले लेगा, ठीक है, ताकि सेशन कोर्ट में वो पेश हो जाए, कोई आनाकानी ना करे पेश होने में, ठीक है। और जो ये कागज़ चलेगा जमानत वगैरह के, ये 6 महीने तक वैलिड होते हैं। 6 महीने तक अगर अपील वगैरह लगती है तो ठीक है, वो कागज़ काम दे देंगे। अगर 6 महीने के बाद लगती है तो वो रद्द हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 491 है। 491 क्या बोलता है कि ऊपर वाले कोर्ट में जाने के लिए, ऊपर वाले कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए उसकी जमानत के कागज़ लिखे थे अपन, कोई प्रॉपर्टी है उसकी अपने पास रखी थी या फिर अपने बंधक बनाई थी। 491 सेक्शन ये बोलता है कि अगर वो उस कोर्ट में पेश नहीं होता या फिर जो भी कंडीशन वगैरह लगाई थी उसको ब्रीच करता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अपन जब्त कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद संजय चंद्र का केस है। इसमें ये बोला कि जो ये आप उससे वो जमानत के कागज़ वगैरह ले रहे हैं, तो इसका पर्पज़ ये है कि जो ट्रायल है वो अच्छे से चलता रहे, वो टाइम टू टाइम कोर्ट में आता रहे। इसका पर्पज़ ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फाइन लगाना है या फिर उसको अपने बांध के रखना है। इसका पर्पज़ यही है कि अपन ने उसकी कोई चीज़ गिरवी रखी है अपने पास, तो उस चीज़ के लालच में ही वो अपनी तारीख पे आता रहेगा टाइम से, ठीक है। कोर्ट के जो इसमें प्रोसीडिंग है उसमें देरी नहीं करेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। इम्पोर्टेंट क्या है? रिलीजिंग ऑफ पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑन बेल। इन्वेस्टिगेशन क्या है? जो मैंने चार्ट बनाया तो अब काम आएगा। चोरी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और चार्जशीट आई, ऐसा नहीं है कि जब पुलिस की मर्जी होगी तब फाइल करेंगे, बोल देंगे सर काम बहुत ज़्यादा था। तो भाई काम बहुत ज़्यादा था तो एक बंदा तुम्हारे वजह से अटका पड़ा है, उसकी सांस यहाँ पे आई पड़ी है, सांस नहीं जान यहाँ पे आई पड़ी है हलक में, तो उसके लिए ये प्रोविज़न है सेक्शन 187 के सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोविज़न दे रखे हैं। इसमें अब 2 कंडीशंस है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है, लाइफ सेंटेंस है या फिर 10 साल तक की सज़ा है, 10 सालों से ज़्यादा की सज़ा देनी है उसको, कोई ऐसा अपराध किया उसने। और दूसरा केस है अदर ऑफेंसेस, मतलब कि 10 साल से
कम की सज़ा वाले। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और केस ऐसा है कि उसको डेथ सेंटेंस हो सकती है, लाइफ सेंटेंस हो सकती है, या फिर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो अगर आपने 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करी ना, 90 दिन में अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं करी, तो 90 दिन के बाद उसका राइट बन जाता है कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। आई बात समझ में? कि कोई ऐसा केस है जिसमें डेथ सेंटेंस की सज़ा हो सकती है, लाइफ सेंटेंस हो सकता है, या फिर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई ना, तो 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई और चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तो उसका राइट बन जाता है कि 90 दिन के बाद उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है। और अदर केसेस कौन से हो गए? अदर केसेस हो जिनमें सज़ा 10 साल से कम की है। तो इस केस में क्या है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और चार्जशीट फाइल होने में 60 दिन से ज़्यादा का टाइम लग रहा है। 60 दिन में आपने चार्जशीट फाइल नहीं करी तो भी उसका राइट बन जाता है बेल लेने का, जमानत लेने का। आई बात समझ में? इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, ऐसा केस है, तो 90 दिन में आप चार्जशीट फाइल करो, अगर नहीं फाइल करे तो इसका राइट बन जाता है जमानत पे बाहर जाने का। और अगर दूसरा केस है 10 साल से कम की सज़ा वाला केस है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है 60 दिन के अंदर, तो भी इसका राइट बन जाएगा जमानत लेने का। ठीक है। तो ये थे अपनी 2 कंडीशंस। उसके बाद आ जाता है राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इसमें क्या बोला कि जिस दिन उसको अपन ने अरेस्ट किया ना, तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे इन 60 दिन के अंदर, 60 दिन या 90 दिन जो भी बनते हैं। ठीक है। और दूसरा केस है रवि प्रकाश का केस। इसमें क्या बोल रहा है कि जब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जिस दिन उसको भेजा गया है उस दिन को आप काउंट नहीं करेंगे। वो अपनी एक चीज़ रहेगी, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी क्या होती है भाई। पुलिस कस्टडी तो वो होती है जो थाने में रखते हैं। ठीक है। और जुडिशियल कस्टडी वो होगी जो उसको जेल के अंदर भेज देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये पुलिस के हाथों में होता है, जब थाने में रखते हैं इसको, ये पुलिस के हाथों में होता है। बट जब इसको जेल में भेज देते हैं, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, तो ये जेल के जो कर्मचारी होते हैं, जेल वार्डन वगैरह होते हैं, जेलर वगैरह होते हैं, उनके अंडर रहता है। ठीक है। तो अगर थाने में है तो पुलिस उससे मारपीट कर सकती है, उससे कुछ भी चीज़ उगलवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। बट जब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है तो वहाँ पे पुलिस नहीं होती, वहाँ पे होता है जेलर वगैरह। ठीक है। तो ये फ़र्क होता है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में। और अब एक बात और है, पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 दिन की ही मिलती है। ठीक है। जो भी ये कार्रवाई है 90 दिन की, 90 दिन में से भी इसको 15 दिन की ही कस्टडी मिलेगी और 60 दिन में से भी 15 दिन की ही कस्टडी मिलेगी। बाकी का जो टाइम है ये पूरा इसको जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा जाएगा। यानी कि ऐसा सीरियस केस है और 90 दिन तक आप इसको कस्टडी के अंदर रख सकते हैं, तो 90 दिन में से 15 दिन तो ये रहेगा पुलिस कस्टडी के अंदर, और बाकी के कितने दिन रह गए? 75 दिन रह गए। बाकी के 75 दिन रहेगा ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर। ठीक है। ये बात आई समझ में? और ऐसे ही इसके केस में कम सीरियस नेचर का केस जो है 60 दिन है, 60 दिन में से 15 दिन आप इसको पुलिस कस्टडी के अंदर भेज सकते हैं। बाकी के जो 45 दिन रह गए, इस 45 दिन तक ये जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। ठीक है। क्यों रहेगा ये? बाकी इसमें 45 दिन दे रहे हैं, इसमें 75 दिन जुडिशियल कस्टडी में क्यों डाल रहे हैं? वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर इसको 90 के 90 दिन या फिर इसके 60 के 60 दिन अगर इसको आप पुलिस कस्टडी के अंदर भेज देंगे तो पुलिस इसको मार के अधमरा कर देगी। ठीक है। कुछ भी उगलवा लेगी, कि कहीं भी साइन करवा लेगी, कुछ भी स्टेटमेंट ले लेगी। तो पुलिस को ये बोला जाता है कि भैया आपके पास 15 दिन का टाइम है। अगर सीरियस मतलब कुछ ये तो आपके समझ आएगा, आपके पास 15 दिन का ही टाइम है, 15 दिन की ही आपको पुलिस कस्टडी मिलेगी, बाकी की कस्टडी जुडिशियल कस्टडी होएगी। ठीक है। अब पहले क्या था सीआरपीसी के अंदर या फिर पुराने प्रोविजन आप देखें तो उसमें क्या था कि जो शुरू वाले दिन है 90 के शुरू वाले दिन हो गए या फिर इसके शुरू वाले दिन हो गए, उन शुरू वाले दिनों में ही कस्टडी
पुलिस कस्टडी मिलती थी, बट अब क्या है, टुकड़ों में कस्टडी मिल जाती है। पुलिस कह देती है सर 4 दिन की दे दो, सर 5 दिन की दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी डिटेल में बता दिया मैंने, थोड़ी सी और डिटेल है फिर सारा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो वो मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद है बाबू भाई पुरुषोत्तम दास पटेल का केस। इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि जब उसको कस्टडी के अंदर भेज रहे हैं तो ज़मानत किसको दी जाएगी? ज़मानत उसको दी जाएगी जो जुडिशियल कस्टडी में है और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में ही था और उसके 90 दिन कंप्लीट हो गए तो उसको ज़मानत दी जाएगी। अगर वो आया ही नहीं कभी कस्टडी में तो किस बात की ज़मानत, फिर तो बाहर ही है वो। ठीक है, और अगले केस में कुछ ऐसी बातें बोली थी। उसके बाद आगे प्रिंसिपल ऑफ बेल। प्रिंसिपल ऑफ बेल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ, इसमें ये है कि केस देखेंगे आप कैसा केस है अगर उसको ज़मानत दे रहे हैं तो। उसके बाद आ जाता है साजिद हसन खान। इस केस में क्या बोला था कि जब उसने कोई ऐसा क्राइम किया है जो सीरियस नेचर का है और उसने दिन में क्राइम किया तो विटनेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसको आप बेल देते हुए देखेंगे कि ये किसी विटनेस को तंग ना करे बाहर जाके। ठीक है, उसके बाद है राम गोविंद उपाध्याय का केस। इसमें बोला था कि जब उसको ज़मानत दे रहे हैं तो ये कंडीशंस को आप देखेंगे कि उसने जो क्राइम किया है कितना सीरियस है, कितनी उसको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, अगर वो बाहर जाके विटनेस को तंग करेगा नहीं करेगा ये देखेंगे। प्रेमा फांसी केस बनता है, मतलब प्रेमा फांसी का मतलब है कि ऊपर से देखने पे लगता है कि इसने भाई क्राइम किया है नहीं किया, ये चीज़ें देखेंगे। और अक्यूज़ का स्टेटस देखेंगे कि बाहर उसका बिहेवियर कैसा है, वो एक सभ्य इंसान है या फिर वो एक गुंडा है। ठीक है, उसके बाद भीमन चैटर्जी का केस है। इसमें ये बोला है कि सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट वगैरह के लिए आप उसको ज़मानत नहीं देंगे कि भाई वो बाहर जाके सेटल कर ले अपना केस, बट अगर उसको ज़मानत दे दी और उसने बाहर सेटलमेंट उनकी हो गई थी, उसने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी, तो इस कंडीशन ब्रीच करने की वजह से उसको दोबारा आप जेल में नहीं डाल देंगे। ठीक है, आगे जो है मन साहब का केस, इसमें बोला कि जो जमानत देने की पावर है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, कोर्ट की ही मर्जी है जमानत देनी है नहीं देनी, तो इस पावर का वो ढंग से यूज़ करे। ठीक है, बेलगाम यूज़ ना करे। उसके बाद ये बोला कि जब उसको जमानत दी जाएगी तो एविडेंस को नहीं देखेंगे। ठीक है, जो भी सबूत है उनको नहीं देखेंगे कि इसने क्राइम किया था या नहीं किया था। बस इतना ही ज़रूरी है, बस इतनी बात ज़रूरी है कि जब उसको ज़मानत दे रहे हैं तो नीचे रीज़न लिख दे भी किन कारणों की वजह से इसको ज़मानत दी गई है। ठीक है, अगर उसने कत्ल का केस है उसके ऊपर और ऐसे सबूत है कि उसने ही कत्ल किया होगा, तो ये रीज़न के अंदर लिखेंगे कि इस रीज़न से अपन ने इसको ज़मानत नहीं दी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। स्पेशल पावर ये है कि जब ज़मानत रिजेक्ट होगी 480 के अंदर रिजेक्ट होगी तो उसके बाद हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के पास पावर होती है, वो अपनी तरफ से ज़मानत दे सकता है और वही कंडीशन लगा देगा जो पीछे लगा रखी थी, बाहर जाके दोबारा ये ऑफेंस ना करे। ठीक है, सब इंसान बन के रहे और जब उसको बुलाएं वो आ जाए और वो विटनेस को परेशान ना करे। ठीक है, उसके बाद एक आधा फालतू केस आ गया। उसके बाद एक लास्ट में जनरली पावर अंडर सेक्शन 483 आर एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। ये बताया कि जब 480 सेक्शन में रिजेक्ट हो जाती है जमानत तो 483 के अंदर चले जाते हैं हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के पास। ठीक है, उसके बाद है कि वाइल कंसीडरिंग द एप्लीकेशन, जब उसकी बेल की एप्लीकेशन देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, भाई सभ्य है अपन कैसा है, ऊपर चीज़ें देखेंगे। अब क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया तो मेरी तरफ से 2 चीज़ें और ऐड कर लो तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और खूबसूरत बन जाएगा। तो पहले ऐड करो सेक्शन 482 के अंदर है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, मतलब कि कोई मेरे ऊपर ऐसा ऑफेंस के इल्ज़ाम लग गए कि जिसमें जमानत नहीं मिल सकती, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में
दोनों में से किसी कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कर दूंगा कि सर ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कोर्ट की सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, टाइम पे कोर्ट में जाऊंगा, कृपया मेरे को अरेस्ट ना करें, अंदर ना डालें। ठीक है, ये होती है एंटीसिपेटरी बेल कि मैंने पूरा जमानत ले ली, पहले ही जमानत ले ली, मेरे को अरेस्ट ही नहीं किया, अरेस्ट करने से पहले ही मैंने जमानत ले ली। ठीक है, तो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट उसको अलाउ कर देता है। और इस केस में क्या है, अगर मेरे को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो जब पुलिस मेरे को अरेस्ट करने आएगी तो मैं पुलिस को दिखा सकता हूँ कि सर मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा सेक्शन क्या आप ऐड करेंगे, सेक्शन 480 का सब सेक्शन 6, इसके अंदर है 60 दिन में, 60 दिन क्या बोल गया मैं, मतलब कि आप बात करते आ रहे हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसका अधिकार नहीं होता, राइट नहीं होता कि वो जमानत ले ले, बट ट्रायल शुरू हो गया। ठीक है, उसके चार्ज फ्रेम हो गए उसके ऊपर। ठीक है, और ट्रायल शुरू होने के बाद 60 दिन में ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ तो उसका अधिकार बन जाता है जमानत लेने का। ये आप बात जानते हैं कि 60 दिन में क्या 6-6 साल 10-10 साल केस चलता है, तो वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे अपन ने बस इतना याद रखना है कि ट्रायल शुरू हो गया, मतलब कि जब पहली तारीख फिक्स हुई एविडेंस लेने की, उस दिन से 60 दिन तक अगर ट्रायल चलता रहा और ख़त्म नहीं हुआ 60 दिन में, तो अक्यूज़ का अधिकार बन जाता है कि वो जमानत मांग सकता है कि मुझे बरी किया जाए। तो इस केस में उससे उसके ज़मानत के कागज़ ले लिए जाएंगे और उसको बरी कर दिया जाएगा और अब आप मुझे बरी कीजिए। बाय बाय।